नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जो कि अपना कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसको अपने स्टार्ट करते हैं। आओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। तो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये यहाँ पे पैसा से रिलेटेड बात हो रहा है। बिजनेसमैन लोग क्या करता है? एक्सचेंज करता है। किसको एक्सचेंज करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है। उसके बदले उन लोगों को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, जिसको कि हम लोग गेन भी बोलते हैं। गेन बोलो, इनकम बोलो, प्रॉफिट बोलो, सब एक ही है। ठीक है ना। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके बदले इन लोगों को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट्स मिल रहा है। It is an organized or systematic activity involving the satisfaction of human wants. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली बिजनेस क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे एक्टिविटीज को क्यों परफॉर्म किया जा रहा है? ताकि जो लोगों का वांट्स है, ह्यूमन का जो वांट्स है, वो क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके, है ना। बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं? अलग वैरायटीज का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और कस्टमर्स क्या खरीदते हो, मैंने उसको खरीदते हैं, है ना। कस्टमर्स क्या करते हैं? खरीदते हैं, जिससे कि उन लोगों का जो इच्छा होता है वो पूरा हो जाता है, राइट। तो ह्यूमन का वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस क्या करता है? ये सारा एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। Business involves regular or recurring purchase and sale of goods and services with the purpose of earning profits through the satisfaction of human needs. तो देखो एक ही लाइन में लोग बहुत सारा चीज लिख दिया। हम लोग को पता है बिजनेस इसीलिए किया जाता है ताकि ह्यूमन को जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। ह्यूमन का नीड्स ताकि सेटिस्फाई हो जाए, इसीलिए बिजनेस किया जाता है। और बिजनेस का दूसरा मोटिव भी क्या है? कि उसको प्रॉफिट्स अर्न करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखो, बिजनेस इन्वॉल्व्स रेगुलर और रिकरिंग। एक होता है रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिकरिंग। क्या होता है? नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब बार बार, और नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार, एकदम एक बार अपने कर लिए तो कर लिए। आज बिजनेस किस चीज में डील कर रहा है? बिजनेस किस चीज में डील कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स एंड सर्विसेज में। तो उसको क्या करना है? रिकरिंग बेसिस में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है कि नॉन रिकरिंग बेसिस में बेचना है ना। उसका काम क्या होगा? उसको रिकरिंग बेसिस में बेचना है, डेली उसको सामान खरीदना है, बेचना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बिजनेस इन्वॉल्व्स रेगुलर और रिकरिंग परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज डेली डेली उन लोगों को क्या करना है? गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है, खरीदना है, राइट। अगर आज मेरे पास समझो एक बॉटल है, हम बस क्या किए, ये बॉटल मेरा यूज हो चुका है, अब मेरे को मन करा कि हम इसको बेच दें क्योंकि हम नया बॉटल खरीदेंगे। हम जिंदगी में एक ही बार बस इस बॉटल को बेचेंगे। ये बॉटल को बेच के मेरे को जो रुपया मिल रहा है, क्या इसको हम लोग बिजनेस बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम खाली एक ही बार बेचे हैं। अगर हम इस बॉटल को बार बार बेचे, मेरा काम ही है इसको बेचने का, तब हम लोग उस चीज को क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। तो क्या होना चाहिए? रिकरिंग मैनर में मेरे को काम करना है। क्या काम करना है? परचेज और सेल करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। तभी हम लोग उस एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे, तभी वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है। रिपीटेड डीलिंग्स। तो रेगुलर या फिर रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? रिपीटेड। रिपीटेड मैनर में अपने को गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है। रिपीटेड डीलिंग rather than a single isolated transaction constitute business। तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन की, मैंने एक बार हम खाली बॉटल बेच दिए, उसको हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग बार बार रेगुलर मैनर में, रिकरिंग मैनर में, हम लोग रिपीटेड मैनर में अगर अपना बॉटल को बेच रहे हैं, उस एक्टिविटी को अपने क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? चलो, फिर क्या लिखा हुआ है? बिजनेस में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज बाय द फैक्ट दैट goods and services created or purchased are meant for sale and not for personal consumption। इसका हम तुम लोग को एग्जांपल देते हैं कि मान लो आज हम खाना बनाए, हम खुद ही खा गए। जब हम तो डेली डेली खाना बना रहे हैं, हम डेली डेली खा रहे हैं, क्या इसको अपने बिजनेस बोलेंगे? नहीं। हम किसको बिजनेस बोलेंगे? वो हम खाना बना रहे हैं और हम लोगों को बेच रहे हैं, उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, वो मेरा बिजनेस कहलाए। लास्ट वाला लाइन वापस से देखो। बिजनेस में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज बाय द फैक्ट दैट
गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड और परचेज। क्रिएटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं, वहां पे वो लोग गुड्स बनाता है, और परचेज मतलब ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं, मतलब एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देता है। तो अगर अपने ये दोनों चीज कर रहे हैं और मेरा इंटेंशन क्या है, बेचने का, एंड नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तब वही चीज क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस हो जाएगा। तो अगर हम पर्सनली कंज्यूम कर ले रहे हैं वो बिजनेस नहीं है, लेकिन हम खरीद रहे हैं, बना रहे हैं क्योंकि हम उसको बेचेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। क्लियर? तो बोलो मेरे साथ पहला वाला लाइन, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स और सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। प्रॉफिट्स कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का सामान बेच रहे हैं ना, गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बदले उन लोगों को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। चलो देखो, डेफिनेशंस में ना बहुत सारा अलग अलग ऑथर का लिखा हुआ है, तुम लोग को ये सब इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बिजनेस का क्या है, डेफिनेशन लास्ट वाले चैप्टर में भी देख चुका है, अपने पढ़े थे ना, बिजनेस एक्टिविटीज 3 तरीके का होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो तुम लोग अगर वो वाला भी डेफिनेशन लिखेगा जो कि अपने फर्स्ट चैप्टर में किए थे, वो भी सफिशियंट है, वो भी एनफ है। तो एक ही चीज को तुम लोग को बार बार अलग अलग तरीके से तुम लोग अगर लर्न करेगा ना, तो वो चीज तुम लोग को एग्जाम में तुम्ही लोग को याद नहीं रहेगा। चलो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ। अपना दूसरा हेडिंग क्या है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम लोग को पता है कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है, एक और नाम क्या होता है, नेचर। ठीक है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, फीचर्स बोलो, नेचर बोलो, सब एक ही होता है। स्कूल घुमा के तुम लोग को दे सकता है, कभी कभार दे देता है नेचर बताओ, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है नेचर में क्या लिखे, तो नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ही हो गया। ठीक है, आओ। सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज वर्ड का मतलब क्या है, यूजफुलनेस, बेनिफिट्स। चलो देखो, बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो बिजनेस क्या चाहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स देना चाहता है लोगों को, ताकि उनका नीड्स क्या है, फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए। It adds time, place, form, and possession utilities to various types of goods. अपने ये सारा यूटिलिटीज लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉर्म यूटिलिटी क्या था, जब मेरा रॉ मटेरियल्स क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा था, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो रहा था। फिर क्या था, प्लेस यूटिलिटी, when goods are transported from the place of production to the place of consumption, वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। टाइम यूटिलिटी क्या है, when goods are stored for future use, है ना, आज जो भी मेरा गुड्स बच गया है उसको हम लोग फेंकेंगे तो नहीं, उसको क्या करेंगे, अपने स्टोर करके रखेंगे, है ना, तो वो मेरा गुड्स को ज्यादा यूजफुल बना रहा है। राइट, तो हम लोग वेयर हाउस में, गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, वेयर हाउस में स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, तो वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन यूटिलिटीज, पोजेशन यूटिलिटीज, यहाँ पे मेरा आज मेरे पास गुड्स था, अब क्या हो जा रहा है, वो बायर का हो जा रहा है ना, अब वो पोजेस कर रहा है, अब हम पोजेस नहीं कर रहे हैं, वो पोजेस कर रहे हैं। तो उसको एक बेनिफिट मिल रहा है ना, कि आज वो मशीन, अगर समझो आज हम मशीनरी बेचे, तो मशीनरी अब किसका हो गया, उसका नाम पे हो गया है, वो खरीद लिया, उसको जैसे भी वो यूज करे वो उसके ऊपर है। तो जब ओनरशिप चेंज हो रहा है, वो कौन सा यूटिलिटी हो जाता है, पोजेशन यूटिलिटी हो जाता है। यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो रहा है, सेलर से, सेलर के पास था ओनरशिप, अब किसके पास चला जा रहा है, बायर के पास चला जा रहा है, तो वो हो गया मेरा पोजेशन यूटिलिटी। चलो फिर यहाँ पे आओ, बिजनेस इनेबल्स पीपल टू सैटिस्फाई देयर वांट्स मोर इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिजनेस क्या चाहता है कि लोगों का वांट्स वो आराम से एकदम सेटिस्फाई कर दे। वो क्या चाहता है कि वो इफेक्टिवली उन लोगों का वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। तो क्या करता है वो, देखो, इट कैरीज गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ सरप्लस टू द प्लेस ऑफ स्कैरसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है, नहीं, सरप्लस मतलब एक्सेस, सरप्लस मतलब एक्सेस। देखो क्या लिखा हुआ है, इट कैरीज गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ सरप्लस। आज जहां पे कोई एक जगह है जहां पे बहुत सारा सामान है, वहां पे उतना सामान का स्टॉक का हम लोग को जरूरत नहीं है, तो वहां से वो एक्स्ट्रा सामान जो वहां पे पड़ा है उसको उठाएगा और ऐसा जगह में दे आएगा जहां पे शॉर्टेज हो रखा है गुड्स का, इसलिए लिखा है
It carries goods from the place of surplus to the place of scarcity. Scarcity मतलब जहां पे क्या हो रखा है, कमी हो रखा है. Scarcity मतलब क्या होता है, शॉर्टेज. क्या हो रखा है, शॉर्टेज. जहां पे एक्सेस गुड्स है वहां से गुड्स को लेगा, और जिस जगह में शॉर्टेज है वहां पे गुड्स को जाके दे देगा, पहुंचा देगा, है ना. इसीलिए लिखा हुआ है कि बिजनेस क्या करता है, लोगों का वांट्स को बहुत एफिशिएंटली इफेक्टिवली सेटिस्फाई करता है. बिजनेसेस को देखना पड़ता है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा गुड्स पड़ा हुआ है, किस जगह में उसका शॉर्टेज हो रखा है गुड्स का, है ना. तो जहां पे शॉर्टेज है उसको वहां पे पहुंचाना पड़ेगा. तो वही चीज है. इट कैरीज गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ सरप्लस टू द प्लेस ऑफ स्कैरसिटी. तो ये कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है. इट मेक्स गुड्स अवेलेबल फॉर यूज इन फ्यूचर थ्रू स्टोरेज. तो गुड्स को क्या करता है, स्टोर करके रखता है कि फ्यूचर में अगर लोगों को मेरा वो प्रोडक्ट चाहिए तो क्या है, लोग उसको ले पाएंगे. तो वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है ना. तो वो लोगों को क्या कर रहा है, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है. वो अपना गुड्स को ज्यादा यूजफुल बनाता है इस तरीके से. तो अपना सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज. कौन यूटिलिटीज क्रिएट करता है, बिजनेस यूटिलिटीज क्रिएट करता है. और यहाँ पे कितने तरीके का यूटिलिटी लिखा हुआ है, 4 तरीके का. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजेशन यूटिलिटीज. पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है. दूसरा, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज में मेरे को क्या बोल रहा है, देखो एक मिनट. हाँ, every business enterprise produces and or buys goods and services for selling them to other. बिजनेस दो चीज करता है, या तो प्रोड्यूस करेगा या तो बाई करेगा, है ना. तो हर बिजनेस एंटरप्राइज करता है ये. क्यों करता है, फॉर सेलिंग देम टू अदर्स. क्योंकि उसको क्या करना है, वो गुड्स को बेचना है. किसको बेचना है, कंज्यूमर्स को बेचना है. गुड्स दो तरीके का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स. गुड्स कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है. एक होता है अपना कंज्यूमर गुड्स और एक क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम पता है क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम होता है कैपिटल गुड्स. क्या होता है, कैपिटल गुड्स. ये सब तुम लोग इको में धीरे धीरे पढ़ोगे, तो कोई घबराने वाला बात नहीं है. अभी मेरे को बताओ, गुड्स कितना तरीके का होता है, दो तरीके का. एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर या फिर कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो कि अपने क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. एग्जाम्पल अगर हम तुम लोग को दे तो क्या होता है, वो शूज, ब्रेड, क्लॉथ, टूथपेस्ट, ये सब वो सारा चीज है जो कि अपने क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. ये कौन सा गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया. समझ में आया. अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, विच आर मेंट फॉर, विच आर मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ, which are meant for further production of consumer goods. कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो चीज अपने को चाहिए वो गुड्स होता है मेरा प्रोड्यूसर गुड्स. एग्जाम्पल अगर हम तुम लोग को दें तो मशीन्स. मशीन्स क्या हो गया मेरा, कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर गुड्स हो गया. ये मशीन्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं. आज अगर मशीन नहीं रहेगा तो हम लोग, ब्रेड हो गया, शूज हो गया, सब सब आजकल मैकेनिकली मशीन्स के थ्रू बनता है. तो अगर मशीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग कंज्यूमर गुड्स बना ही नहीं पाएंगे. जैसे कि रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स कौन सा गुड्स हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, है ना. फर्दर प्रोडक्शन करते हैं ना रॉ मटेरियल्स अपने, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वही हो गया. तो प्रोड्यूसर या फिर कैपिटल गुड्स क्या है, विच आर मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए अपने को जो चीज चाहिए वो कौन सा गुड्स होता है, प्रोड्यूसर या फिर कैपिटल गुड्स होता है. एग्जाम्पल इसका क्या है, मशीन्स या फिर रॉ मटेरियल्स. क्लियर हुआ. देखो, goods may be consumer goods or
प्रोड्यूसर गुड्स। यहाँ पे इन लोगों को और नहीं लिखना चाहिए, बट स्टिल इन लोग और लिखा है, एंड लिखना चाहिए था, बिकॉज कंज्यूमर गुड्स और लिखा है मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गुड्स तो एक ही हो गया है ना। बुक में तुम लोग का थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है ना, तुम लोग को आदत लग जाएगा। अभी तुम लोग को 2 साल यही टॉलरेट करना है। तो गुड्स कितना तरीके का होता है? 2 तरीके के, एक कंज्यूमर गुड्स और एक प्रोड्यूसर या फिर कैपिटल गुड्स। फिर क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तुम लोग को बोले ना अभी हम ये चीज, कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कि क्या करते हैं, अपने डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेड, टी, शूज एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? कंज्यूमर गुड्स का डेफिनेशन वापस से बोलो। कंज्यूमर गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रेड, टी, शूज एक्सेट्रा। अब प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर या फिर कैपिटल गुड्स। यहाँ पे देखो क्या इन लोग उल्टा पुल्टा, सुनो एक काम करो, ये तुम लोग और कैपिटल गुड्स काट दो, तो तुम लोग की बुक में बहुत उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। प्रोड्यूसर गुड्स ही मेरा कैपिटल गुड्स होता है, यहाँ पे बोल रहा है कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स होता है। छोड़ो, बस हम जितना तुम लोग को काटने बोले ना, तुम लोग उतना काट दो। प्रोड्यूसर गुड्स को अपने यूज करते हैं किसके लिए? कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, मशीनरीज हो गया एक्सेट्रा। क्लियर? यहां तक मत करो तो बोलो कितने तरीके का गुड्स होता है? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स देख के बोलो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंज्यूमर गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। एग्जांपल, ब्रेड, टी, शूज, ये सब। प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सा गुड्स हुआ? वो गुड्स जिसको अपने यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए अपने को जो चीज चाहिए वो कौन सा गुड्स है मेरा? प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जांपल, मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। क्लियर? तो अपने पढ़ क्या रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किसका? बिजनेस का। कितना पॉइंट पढ़े अभी तक? 2 पॉइंट। पहला क्या था? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। दूसरा, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस किस में डील करता है? गुड्स एंड सर्विसेज में। बिजनेस किस में डील करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। चलो यहां तक एकदम क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 में आओ। पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। आज बिजनेस किस में डील करता है? गुड्स एंड सर्विसेज में। तो डीलिंग जो है उसमें रेगुलरिटी होना चाहिए कि आज हम एक बार बॉटल बेच दिए फिर हम 10 साल बाद बेचेंगे। रेगुलरिटी होना चाहिए ना। कंटिन्यूइंग बेसिस में मेरे को क्या करना है? रिपीटेड मैनर में, रिकरिंग मैनर में मेरे को मेरा सामान बेचना है। इसीलिए लिखा है यहाँ पे कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स की कंटिन्यूअस मैनर में मेरे को क्या करना है? अपना सामान को बेचना है, तभी हम उस एक्टिविटी को बिजनेस बोल पाएंगे। देखो, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इफ अंडरटेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर हमने रेगुलर मैनर में बिजनेस कर रहे हैं तभी क्या है? वो मेरा बिजनेस है। अगर रेगुलर मैनर में अपने गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। समझ में आया? देखो, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह वाला ये सब चीज जो लिखा हुआ रहता है ना, ये तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये तुम लोग लिखेगा तो तुम लोग को एकदम पूरा डॉट, माने अगर कहीं पे द है तो तुम लोग को द लिखना पड़ेगा, ए है तो अ लिखना पड़ेगा। तो उसको क्या है ना, तुम लोग को ये इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पार्ट को लर्न करने का जरूरत नहीं है। ये चीज हम 12th में भी बोलते हैं, ये पार्ट अपने को लर्न नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आओ। फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर और कार, इट इज नॉट बिजनेस दो द सेलर गेट्स मनी इन एक्सचेंज। देखो, आज अपने क्या कर रहे हैं? अपना पुराना स्कूटी या गाड़ी अपने पास पड़ा है, अपने उसको बेच दिए, मेरे को क्या मिला? पैसा मिला। अब तुम लोग बोलेगा यहाँ पे पैसा मिल रही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया है, तो बिजनेस है? नहीं। अपना बिजनेस का एक फीचर क्या है कि रेगुलर डीलिंग्स होना चाहिए, रेगुलरली डील करना है मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज में। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास 10 साल से मेरा स्कूटी गाड़ी पड़ा है, वो खराब हो गया, वो पुराना हो गया, तो हम बेच रहे हैं। मेरा काम तो बेचना नहीं है, हम तो एक बार बेच दिए, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं है। बट इफ ही ओपन्स अ शॉप एंड सेल्स स्कूटर्स और कार्स रेगुलरली, इट विल बिकम बिजनेस। लेकिन आज अगर हम एक दुकान खोल ले और वहां से हम स्कूटी या गाड़ी या जो भी हम बेचे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा, बिकॉज वो मेरा काम ही है, हम रेगुलर मैनर में वही बेच रहे हैं। देयरफॉर रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? रेगुलरली क्या करना है अपने को?
डील करना है किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। बिकॉज आज अगर हम स्कूटी बेच रहे हैं, मेरा काम है स्कूटी बेचना, तो वो मेरे लिए मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया, है ना। तो मेरा रेगुलर डीलिंग्स होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहला वाला पॉइंट बताओ, सबसे पहला फीचर हमने क्या पढ़े थे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। दूसरा पॉइंट क्या था, बोलो दूसरा पॉइंट क्या था, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो पहला पॉइंट, इसको याद करने का तरीका लाओ। पहला था क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, बिजनेस को यूजफुलनेस बेनिफिट्स क्रिएट करना है लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए। दूसरा वो किस में डील करता है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड, और डीलिंग्स कैसा होना चाहिए, थर्ड पॉइंट रेगुलर होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड पॉइंट क्या है, डीलिंग्स कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर डीलिंग्स अब याद रहेगा। फोर्थ, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज में मेरे को देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, पैसा। कंसिडरेशन मतलब मनी। लॉ के लैंग्वेज में मनी को कंसिडरेशन बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे कंसिडरेशन लिख दिया। मनी इज वैल्यू बोलो, मनी इज वर्थ बोलो, मनी बोलो, नॉर्मल वैल्यू बोलो, कंसिडरेशन बोलो, ये सब एक है। इसका मतलब क्या है, सिंपली पैसा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व। बिजनेस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, अपना नहीं, गुड्स और सर्विसेज का। उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, विच इज कंसिडरेशन। ठीक है, द कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कंसिडरेशन क्या हो गया मेरा, प्राइस। प्राइस मतलब मनी हो गया, है ना। Business delivers goods and services to those who need them and are able and willing to pay for them. तो देखो बिजनेस किसको गुड्स डिलीवर करता है, जिसको गुड्स चाहिए। और खाली चाहत से कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, नोट भी होना चाहिए। आज हम चाहेंगे कि मेरे को ना लैम्बोर्गिनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरा चाहत का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो चाहत को लेके पॉकेट में बैठे रहो। पैसा भी तो होना चाहिए ना, तो दोनों चीज होना चाहिए, मन भी होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बिजनेस डिलीवर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज, बिजनेस उनको गुड्स देता है हु नीड देम। पहला क्या है, हु नीड देम, और दूसरा एबल एंड विलिंग टू पे फॉर देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग डिमांड और सप्लाई में मेरे हिसाब से यही पड़ेगा। आई डोंट नो वो तुम लोग का इको में 12 में रहेगा कि 11 में रहेगा, ये सब चीज मेरे को नहीं पता, इकोनॉमिक्स है वो तुम लोग को सर बताएंगे। पर तुम लोग जब भी तुम लोग का डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर आएगा, तुम लोग भर भर के ये सब चीज पढ़ेगा कि क्या होता है। अच्छा, तो बोलो मेरे साथ, बिजनेस किसको डिलीवर करता है, टू दोज हु नीड देम एंड आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कुक्स एंड सर्व्स फूड टू हिज फैमिली, एक आदमी खाना बना रहा है और वो क्या कर रहा है, अपना फैमिली को खिला रहा है, इट इज नॉट बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, बिकॉज उसको यहाँ से पैसा तो नहीं मिल रहा है। बट when he cooks food and sells it to others for a price, it becomes business. लेकिन अगर वो बना रहे खाना और वो दूसरे लोगों को बेच रहा है, बिकॉज उसके बदले उसको कंसिडरेशन प्राइस मिलेगा, तो वो मेरा बिजनेस कहलाए। ठीक है, तो ये था सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। वापस से बोलो, 4 पॉइंट अपने पढ़ चुके हैं, बिना देखे ट्राई करो। पहला क्या था, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। दूसरा, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, रेगुलर डीलिंग्स। बिजनेस में क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। ठीक है, देखो मिनिमम 5 तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा तो 5 नंबर का तो पूछेगा ही, है ना। हाईएस्ट तुम 6-7 पढ़ लो मतलब, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम तुमको 5 तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का आता है। फिर देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट मोटिव। तो अपने को पता है बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट्स। द प्राइमरी, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी, पहला। सेकेंडरी होता है दूसरा, प्राइमरी मतलब पहला, मेन। द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। तो प्राइमरी एम क्या है बिजनेस का, कि उसको प्रॉफिट्स अर्न करना है। प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट्स क्या है, एसेंशियल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा बिजनेस को ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, तो मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए। आज मान लो मेरा बांगुड़ में एक ब्रांच है,
एडीएनसी का ब्रांच है, मेरे को क्या करना है ना, अलीपुर में भी खोलना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बिकॉज जब अलीपुर में जब अपना ब्रांच खोलेंगे, मेरे को वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, बेंचेस लाना पड़ेगा, चेयर लाना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रहेगा, रेंट का खर्चा रहेगा, प्रोजेक्टर का खर्चा रहेगा, सबका खर्चा रहेगा। तो मेरा अगर प्रॉफिट से नहीं होगा तो हम कैसे वहां पे ब्रांच खोल पाएंगे? और अगर हम प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रहे तो क्या ये मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगा? मार्केट में हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, मेरे को मेरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट्स मस्ट हाउएवर बी अर्नड थ्रू लीगल एंड फेयर मीन्स, मेरे को सही तरीके से प्रॉफिट्स कमाना है। आज मेरे को पैसा तो कमाना है, हम किसी आदमी रास्ता में चल रहा है, उसके दिमाग में बंदूक रख दिए और बोले कि नहीं मेरे को प्रॉफिट्स कमाना है, तो मेरे को पैसा दो, तो क्या वो लीगल मीन है? क्या वो सही तरीका है? नहीं है ना। तो वही लिखा है कि प्रॉफिट्स तुम कमाओ लेकिन सही तरीके से कमाओ। सोसाइटी क्या है, मैंने तुम्हारा साथ दे, सोसाइटी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये सही तरीके से काम कर रही है। बिजनेस शुड नेवर एक्सप्लॉइट सोसाइटी टू मेक मनी, सोसाइटी को बर्बाद नहीं कर दो खुद का पैसा कमाने के लिए। नहीं कि हम लोग सोसाइटी का मिसयूज कर रहे हैं अपना पैसा को कमाने के लिए, नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि गलत प्रोडक्ट्स अपने को नहीं देना, अपने ये नहीं कि उल्टा फुल्टा मिलावटी प्रोडक्ट दे दिए और अपने तो अपना पैसा कमा लिए। इससे क्या होगा, मेरा सोसाइटी खराब होगा, उनका तबियत खराब होगा, है ना, अपने उनका लाइफ को रुइन कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो वही है, आप पैसा कमाओ लेकिन लीगल एंड फेयर तरीके से कमाओ। तो ये अपना मेन एम था, एक प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क में मेरे को क्या बोल रहा है, अपने को पता है कि प्रॉफिट, ये बिजनेस में भाई अपने को प्रॉफिट्स तो कमाना है, चलो ठीक है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है ना, बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग रिस्क। आज बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उन लोग का रिवॉर्ड क्या है, वो लोग किस बेसिस में मैंने अपने बिजनेस को चलाना चाहता है, रिस्क के बेसिस में। उन लोग को पता है कि भाई रिस्क तो है ना। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग, आज उन लोग इतना रिस्क लेता है तो उन लोग का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट्स। इतना रिस्क लेके इन लोग काम करता है क्यों, प्रॉफिट्स कमाने के लिए, राइट। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग रिस्क। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड मतलब, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग का रिवॉर्ड क्या है, फीस। तो भाई बिजनेस का, बिजनेस इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है, उसका रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। रिटर्न्स, रिवॉर्ड्स बोलो, रिटर्न्स बोलो। रिस्क इम्प्लाइज, रिस्क क्या होता है, रिस्क में क्या होता है, प्रॉफिट का ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि लॉस का ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरे को रिस्क लग रहा है तो मतलब वहां पे हम लोग अनसर्टेन है, लॉस का ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, हम लोग को डर लगता है कि भाई लॉस हो जाएगा तो फिर क्या है, वही है। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको रिस्क थोड़ी बोलेंगे। रिस्क इम्प्लाइज द अनसर्टिनिटी ऑफ प्रॉफिट, तो रिस्क मतलब क्या, कि भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, हम लोग अनसर्टेन है, हम लोग को पता नहीं है। और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, हम लोग को लग रहा है कि भाई लॉस ही होने वाला है, तो वहां पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिस्क की चीज है। तो रिस्क क्या है, बोलो मेरे साथ, रिस्क दो चीज है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, तो रिस्क क्या है, बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। बिजनेस है तो मतलब रिस्क तो होगा ही, अपने को झेलना पड़ेगा, अपने उस चीज से हट नहीं सकते। बिजनेस एंटरप्राइज फंक्शन इन अनसर्टेन एंड अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, तो बिजनेस क्या कर रहा है, एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट में जी रहा है। इन्वायरमेंट में कब क्या बदल जाएगा अपने को क्या पता। आज इन्वायरमेंट में अगर समझो, मान लो गवर्नमेंट आज अपने अभी इस साल क्या कर रहे थे, 6% के रेट से टैक्स दे रहे थे, आज मान लो 12% हो गया, अपने क्या कुछ कर पाएंगे, क्या वो मेरे हाथ में है, अपने क्या इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बिजनेस क्या कर रहा है, एक अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट में जी रहा है। आज मान लो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका डिमांड खत्म हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, है ना, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया, लोगों को नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, तो यहाँ पे रिस्क तो है। तो वही चीज है, risk is a part and parcel of business. Business enterprises functions in uncertain and uncontrollable environment. तो business क्या करता है, एक uncertain uncontrollable environment में वो operate करता है, function करता है। जैसे कि क्या चेंजेस आ सकता है, मतलब क्या रिस्क इन लोगों को देखना पड़ सकता है, यहाँ पे अपने को कुछ एग्जांपल दिया है। चेंजेस इन कस्टमर्स टेस्ट एंड फैशन, फैशन बदल जाता है ना, कस्टमर्स का डिमांड बदल जाता है, चेंज हो जाता है उन लोग का टेस्ट प्रेफरेंस, ये सब डिमांड वही हो गया। आज मेरा प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड था, हो सकता है 2 महीना बाद कोई खरीदे ही नहीं, है ना। आज मान लो मेरे 1 महीना में 10,000 शर्ट मेरा बिक रहा था,
3 महीना बाद हम देखें कि 10 पीस शर्ट भी नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि डिमांड खत्म हो गया, तो कहाँ से बिकेगा? ये सब तो चीज क्या है, ये मेरे लिए रिस्क है ना, बिजनेस के लिए तो यही सब रिस्क हो गया। इतना ज्यादा कंपटीशन है, लोग इतने सारे लोग आ जा रहे हैं जो मेरे जैसे सामान बेच रहे हैं। तो आज सिर्फ मान लो सिर्फ हम ही शर्ट बेचते थे, अब मेरे एरिया में 2-3 शर्ट बेचने वाला आ गया है, तो मेरा जो कस्टमर है वहां पे भी तो शिफ्ट हो जाएगा ना। क्यों? बिकॉज मेरा कॉम्पिटिटर आ गया। तो कॉम्पिटिशन के कारण भी क्या होता है, रिस्क क्रिएट हो जाता है, रिस्क वाला फैक्टर अराइज हो जाता है। गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाता है, इस तरीके से काम करो, इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, ये वो करके। तो ये सब क्या करता है, रिस्क को क्रिएट करता है। फूड, फूड लिखा है, माय गॉड, फ्लड होगा, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, थेफ्ट आल्सो कॉज लॉस। तो लॉस का रीजन और क्या हो सकता है, भाई चोरी हो गया, एम्प्लॉइज लोग मेरा स्ट्राइक कर दिया कि काम नहीं करेंगे, मेरा तनख्वाह बढ़ाओ, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आग वाग लग गया, कुछ भी बैड डेट्स हो गया। तो ये सब क्या है, रिस्क होता है, सब बिजनेस का रिस्क होता है जो कि उसको झेलना पड़ता है, ये सब कभी भी हो सकता है। A businessman can reduce risk through correct forecasting and insurance. आज बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, आज मान लो मेरे को लग रहा है ऐसा कि भाई फ्यूचर में कभी आग लग जाए, तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे जहाँ पे मेरा बिजनेस है, फैक्ट्री है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा देंगे, है ना। तो बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचता है और थोड़ा एक्शन पहले ही ले लेता है। और क्या करता है, लोग इंश्योरेंस वगैरह भी ले लेता है, ताकि उन लोग का रिस्क क्या है, थोड़ा कम हो जाए। अगर मेरा जल भी गया तो भाई मेरे को इंश्योरेंस वाला क्या करेगा, पैसा दे देगा, रिम्बर्स कर देगा मेरे को। तो बिजनेस वाला लोग क्या करता है, अपना चाहता है कि उन लोग का रिस्क कम से कम हो, तो उन लोग इंश्योरेंस वगैरह ले लेते हैं, राइट। बट ऑल रिस्क के नॉट बी एलिमिनेट, लेकिन इन लोग सारा तरीके का इंश्योरेंस तो नहीं ले सकता, कहीं ना कहीं तो रिस्क रहेगा। आज मान लो डिमांड चेंज हो गया, तो हम इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास जाएंगे कि देखिए भैया डिमांड चेंज हो गया था, मेरे को मेरा इंश्योरेंस का पैसा दीजिए। अरे उसका ऐसा कुछ इंश्योरेंस ही नहीं होता है। डिमांड अगर प्रोडक्ट का मेरा कम हो गया है, तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई इंश्योरेंस ही नहीं है। तो ये ऐसा रिस्क है जिसका कुछ हो नहीं सकता है। ये रिस्क है तो वही तो देखना ही पड़ेगा अपने को, तो इसीलिए लिखा है बट ऑल रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट। अपने सारा का सारा रिस्क को हटा नहीं सकते, सारे रिस्क का सोल्यूशन नहीं है अपने पास, कुछ कुछ रिस्क है जिसका इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं, जिसको थोड़ा प्रेडिक्शन करके पहले से अपने एक्शन ले लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ रिस्क ऐसा है जिसको अपने एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो रिस्क अगर आ रहा है तो वो मेरे को झेलना पड़ेगा। समझ में आया? 6 पॉइंट अभी तक किए, ट्राई करो। अच्छा लास्ट का 3 पहले बोलो क्या था, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज। सेल होता है, ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। फिर बिजनेस में और क्या होता है, रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो प्रॉफिट मोटिव है, माने मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना है, और बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। तो ट्राई करो। पहला, क्रिएशन ऑफ, बिना देखे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। फिर डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग्स कैसा होना चाहिए, रेगुलर डीलिंग्स। उसके बाद सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज। फिर प्रॉफिट मोटिव, फिर रिस्क, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखो क्या बोल रहा है, सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, बस तुम लोग को बड़ा बड़ा के यहाँ पे लिख लिख के दे दिया है। बिजनेस इज प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने को पता है बिजनेस कौन सा एक्टिविटी, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। तो व्हाई इज बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स व्हाट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services for earning money. However, business is also a social institution because it helps to improve the living standards of people through effective utilization of scarce resources of the country. Scarce resources of the society. Scarce resources मतलब, हाँ, स्केर्स मतलब लिमिटेड। आज अपने पास लैंड है, लेबर है, पैसा है, ये सब क्या है, मेरा रिसोर्सेज है। ये सब नहीं रहेगा तो कोई भी बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। तो ये सब रिसोर्सेज कम है कि बहुत ज्यादा है, कम है। इसको क्या करना चाहिए, अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर मैनर में ये सबको अपने को यूज करना है ना, ताकि लोगों का क्या हो। अगर आज हम प्लास्टिक लेके आए हैं क्योंकि मेरे को इससे बॉटल बनाना है, हम इतना प्लास्टिक लेके आए हैं कि उससे 10,000 पीस बॉटल बन सकता है। 10,000 पीस बॉटल बनता तो 10,000 लोगों को फायदा होता, ज्यादा से ज्यादा बॉटल मेरा बिकता। लेकिन मान लो हम इतना वेस्ट कर दिए कि मेरा 8,000 पीस ही बॉटल बन पाया, तो हम क्या किए, अपना रॉ मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किए। रिसोर्सेज तो बहुत कम है, मेरे को अच्छा से अच्छा बेनिफिट्स इसको देना है,
है ना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट्स बनाना है, लेकिन हम तो नहीं बना पाए क्योंकि मेरा वेस्टेज हो रहा है। तो हम लोग को ये चीज नहीं करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि लोगों का क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, है ना। और बिजनेस का मेन मोटिव खाली पैसा कमाना ही है क्या? बिजनेस को क्या करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए, स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, लोगों को हेल्प करो, है ना, अपने एम्प्लॉयज के करियर के बारे में सोचो, है ना, उन लोगों का पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो कि उन लोगों को किस हिसाब से क्या क्या चीज सिखाया जाए, राइट। तो वही है, अलग अलग प्रोग्राम्स उनको कंडक्ट करना चाहिए, तो ये सब है। तो बिजनेस का सिर्फ मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, सोसाइटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। तो जो रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना, वो ये सब करती है। ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन बिजनेस। तो बिजनेस अगर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो क्या उसको बिजनेस बोलेंगे हम लोग? नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं अपने, बिजनेस बोलते हैं। बिकॉज बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपने पैसा तो नहीं कमाते हैं, वो तो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, अपने पैसा कमाते हैं, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या है, अपने बिजनेस बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने बिजनेस नहीं बोलेंगे। Non-economic activities do not form a part of business. Non-economic activities business का part नहीं। तो अपना ये क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब 8, आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या लिखा हुआ है देखो, बिजनेस इज एन आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, कला, है ना, बोलते हैं ना कलाकार है, ये आर्टिस्ट है, तो वही चीज हो गया। बिजनेस क्या है, कला है, आर्ट है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज हम अगर बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो हम अच्छा अच्छा गुड्स बनाएंगे, इनोवेटिव मैनर में बनाएंगे, है ना, अलग अलग कुछ चेंजेस कर करके बनाएंगे, तो मेरा गुड्स क्या है, बिकेगा। वही बोरिंग तरीके से करते रहेंगे, एक ही चीज बनाते रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड तक तो लोग खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद क्या है, बोर हो जाएंगे, है ना। तो मेरे को कुछ चेंजेस लाना पड़ता है, तो वही है। तो वो मेरा पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास कैसा स्किल है। तो वही है, बिजनेस इज एन आर्ट। बिजनेस आर्ट क्यों है, बिकॉज बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए, पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज बोलते हैं ना कि नया नया बिजनेस खोला है, ये क्या चलाएगा, इसको तो टाइम लगेगा भी जमने में। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होते हैं, उन लोग क्या है, अपना काम को अच्छे से कर पाते हैं, बिकॉज उनके पास क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, राइट। आज अगर अपने कोई ऐसी अभी डॉक्टर का डिग्री मिला है, नया नया गया, हो सकता है वो अपना बीमारी ना पकड़ पाए क्योंकि रिसेंट डॉक्टर बना है, लेकिन आज 5-10 साल पुराना, 20 साल पुराना डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपने को देखते ही अपना बीमारी पकड़ लेगा, राइट। क्यों? बिकॉज उनके पास क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है। तो वही चीज है। तो बिजनेस क्या है, एक आर्ट है। बिजनेस क्या है, आर्ट है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स टू टू थिंग्स, पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अब अपने इसमें देखिए, आर्ट भी है एज वेल एज साइंस। तो बिजनेस आर्ट क्यों है वो तो अपने समझ गए। अब बिजनेस साइंस क्यों है, देखो, इट इज ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज। तो बिजनेस को करने का भी क्या है, अपना तरीका होता है, इनका भी अपना रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, प्रिंसिपल्स होता है, लॉज होता है, जो कि क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है बिजनेसमैन वाले लोग को। इसीलिए क्या है, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। समझ में आया? तो बोलो, बिजनेस क्या है, आर्ट है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। इट इज ऑल्सो अ साइंस। वाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज, है ना। जैसे आज गवर्नमेंट का अपना लॉज होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो लॉज मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या है ना, कंपनीज होती है, कंपनीज, उन लोगों के ऊपर ना एक एक्ट अप्लाई होता है। उन लोगों के ऊपर एक एक्ट अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 है ये। कंपनीज एक्ट ये कानून है, ये लॉ है, इसमें बहुत सारा सेक्शन है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है। हर कंपनी को कंपनीज एक्ट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट गया तो हो सकता है उसको अपना कंपनी बंद करना पड़े, उसको जेल जाना पड़े, उसको पेनल्टी देना पड़े। तो कंपनीज एक्ट उन लोग का रूल बुक हो गया, वो रूल बुक के हिसाब से क्या करना पड़ता है, उन लोग को काम करना पड़ता है। समझ में आया? ये कानून हो गया, ये लॉज हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया। बोलो मेरे साथ अब। अच्छा, लास्ट का थीम क्या था, रिस्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, और आर्ट एज वेल एज साइंस। शुरू से बोलो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, दूसरा डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग कैसा होना चाहिए, हाँ,
रेगुलर डीलिंग्स या फिर कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, फिर फोर्थ सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज, फिर प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और लास्ट वाला आर्ट एज वेल एज, हम लास्ट वाला बोल रहे थे, तुम लोग भी लास्ट वाला बोल रहे हो, वाह, आर्ट एज वेल एज साइंस। चलो बढ़िया, क्लियर हुआ? ठीक है, नेसेसिटी ऑफ बिजनेस नहीं है तुम लोग के सिलेबस में, स्कोप दिया रहता है ना चैप्टर के पहले, सब है बुक में, देखो बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो ये वाला स्कूल तुम लोग को नहीं पूछेगा, बिकॉज बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार अपने वापस से रीड कर लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है इससे। पर तुम लोग को ये स्कूल वाला नहीं पूछेगा, हम तुम लोग को बोल रहे हैं। ऐसे इसके बारे में पर्टिकुलरली कुछ लिखा नहीं है, बट एक बार पढ़ लो ये, जिसके बारे में हम थोड़ा डाउटफुल रहते हैं ना, वो हम पढ़ा देते हैं। समझ में आया? बिकॉज इन केस अगर बिजनेस ये इस चैप्टर से तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया तो जैसे नेसेसिटी जो तुम लोग को करवाए वो शॉर्ट नहीं है तुम लोग, जब तुम लोग स्कूल में भी पढ़ेगा तो देखना मैम लोग अगर स्कोप फॉलो करेगी तो यही बोलेगी कि वो वाला टॉपिक तुम लोग के नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। क्या बोल रहा है इसमें? बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। बोल रहा है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि अपने को भी पता है, लेकिन इसका कुछ रीजंस दिया कि इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला जाता है। सबसे पहला, द ऑब्जेक्ट ऑफ, तुम लोग हम लोग अपने जो यहाँ पे पढ़ेंगे ना, देखना तुम लोग को हर चीज पता रहेगा ये सब चीज, बिकॉज अपने यही सब चीज पढ़ते आ रहे हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। पता है अपने को बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बेचना है, लेकिन मेन मोटिव क्या है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। Economic activities are those activities which are undertaken to generate an income. What do you mean by income? Income का दूसरा नाम क्या था? Profit. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो कि क्यों किया जाता है, ताकि इन लोग क्या कमा पाए? पैसा कमा पाए, टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ, वो वाला चीज जो अपने फर्स्ट चैप्टर में की है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज कैरिड ऑन एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए है बिकॉज अपने क्या है यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, उसी के लिए अपने जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो मेरा बिजनेस हो गया। बिजनेसमैन मेक मनी by producing and selling commodities which help to satisfy human wants। तो बिजनेसमैन लोग क्या करता है? पैसा छापता है ना? वो लोग पैसा कमाता है। कैसे पैसा कमाता है? पहले तो प्रोडक्शन करता है गुड्स का, फिर क्या करता है? उसको बेचता है, विच इज सेलिंग। इससे क्या होता है? लोगों का वॉन्ट्स सेटिस्फाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर who grows vegetables for the consumption of his family is not engaged in business। एक फार्मर है जो क्या करता है? वेजिटेबल उगाता है, लेकिन किसके लिए? अपना फैमिली के लिए, ताकि उसका फैमिली उसको कंज्यूम कर सके, खा सके। तो क्या ये बिजनेस है? नहीं। दिस इज, दैट मीन्स ही इज नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। बट अ फार्मर who grows vegetables for the purpose of selling them in the market is undertaking a business। लेकिन वही फार्मर अगर वो माने जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी उगा रहा है, अगर उसको बेच रहा है वो मार्केट में जाके, उसके बदले उसको क्या मिल रही है? पैसा। तो वो क्या है? बिजनेस। समझ में आया? His object is to earn income in excess of the cost of growing vegetables। आज वेजिटेबल्स को ग्रो करने में क्या है? उसका मान लो 10 रुपए लग गया, क्या वो 10 रुपए में बेच देगा कि प्रॉफिट ऐड करेगा? 2 रुपए प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर 12 रुपए में क्या करेगा? वो अपना मार्केट में सामान बेच देगा। दिस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो इनकम क्या था? मैंने यहाँ पे बोल रहा है कि रेवेन्यू ज्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है? मेरा प्रॉफिट। समझ में आया? चलो, द चीफ एंड ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज इज द जनरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ। पहले प्रॉफिट्स कमाओ, फिर उससे अपना असेट्स क्रिएट करते रहो, है ना? पैसा को जमा करते रहो, वेल्थ क्रिएट करते रहो। इजी था, ये सारा चीज अपने पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से ही। तो पहला क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। दूसरा, बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। बिजनेस क्या करता है? एक्टिविटीज करता है। वो क्या, कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? रिसोर्सेज को यूज करता है, और रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। स्केर्स है मतलब लिमिटेड है ना? मैंने वेस्ट करने के लिए हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है।
Business activities require use of scarce resources such as raw materials, labor, capital and other factors of production. Production के लिए और जो जो चीज मेरे को चाहिए वो सारा भी उसके लिए resources ही हो गया. तो मेन resources मेरा क्या होता है? Raw material होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है. बिजनेस में पैसा चाहिए मेरे को, लेबर्स चाहिए जो मेरे लिए काम करेंगे, रॉ मटेरियल्स चाहिए. अगर ये तीन चीज क्या है? मेन मेरा रिसोर्सेज है. अगर यही नहीं है तो हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे फिर. तो बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. स्कैर्स रिसोर्सेज का एग्जांपल्स क्या हो गया? रॉ मटेरियल, लेबर और कैपिटल. उनको क्या करता है? वो इन स्कैर्स रिसोर्सेज को वो यूज करता है. क्या करता है? वो यूज करता है. A businessman provides the necessary funds from his personal and other sources to meet the capital requirements of his business. आज उसका बिजनेस को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो वो जुगाड़ किसको करना पड़ेगा? प्रोप्राइटर को करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को करना पड़ेगा. तो वो कहां से जुगाड़ कर सकता है? या तो वो खुद का अपना पॉकेट से पैसा देगा, या फिर अदर सोर्सेज मतलब बैंक वगैरह से पैसा ले लेगा, फ्रेंड से पैसा ले लेगा, रिलेटिव से पैसा लेगा. उसको पैसा चाहिए, वो कहीं से भी पैसा लाए, वो बैंक से लाए चाहे अपना उसका सेविंग से पैसा लाए. बिजनेस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए. बिकॉज बिजनेस का क्या होता है? अपना खुद का कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होता है. अच्छा ठीक है. ही अरेंजेस फॉर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर. सप्लायर कौन होता है? आज मान लो हम बॉटल बना रहे हैं, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए विच इज प्लास्टिक. तो प्लास्टिक हम पैदा थोड़ी करेंगे, हम प्लास्टिक तो किसी से खरीदेंगे. तो जो मेरे को सप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर, राइट. तो अरेंज करता है वो रॉ मटेरियल. कौन उसको देता है रॉ मटेरियल? सप्लायर्स. और ये रॉ मटेरियल का क्या करेगा? वो दीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स. ये रॉ मटेरियल से क्या करेगा? फर्दर प्रोडक्शन करेगा. ये रॉ मटेरियल कौन सा गुड्स है? कंज्यूमर या फिर सॉरी कैपिटल या फिर प्रोड्यूसर. ये कौन सा गुड्स है? कैपिटल या फिर प्रोड्यूसर गुड्स. ही एम्प्लॉयज लेबर टू असिस्ट द प्रोडक्शन. असिस्ट मतलब क्या होता है? असिस्ट मतलब बताओ? हेल्प. ताकि मेरा प्रोडक्शन में हेल्प हो. वो किसको यूज करता है? लेबर्स को एम्प्लॉय करता है, लेबर्स को हायर करता है, स्टाफ्स को हायर करता है. समझ में आया? 10 a businessman has to produce goods utilizing various scarce resources. तो ये scarce resources के जरिए से वो क्या करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है. क्लियर हुआ? तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे? बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. तो दोनों पॉइंट मेरे को बोलो. पहला पॉइंट क्या था? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. दूसरा क्या पढ़े? बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया. थर्ड, business activities satisfy needs of the public and of businessmen. आज हम क्या कर रहे हैं? बॉटल बना रहे हैं. मेरे घर वाले लोग को भी बॉटल चाहिए. इससे बिजनेसमैन और बिजनेसमैन की जो फैमिली वाले उनका भी नीड्स पूरा हो रहा है, और बाहर के लोगों को तो हम कस्टमर्स को तो अपना सामान बेच ही रहे हैं, तो उनका भी साथ ही साथ नीड्स पूरा हो रहा है. तो बिजनेसमैन क्या करता है? अपना भी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और लोगों के नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है. अगर तुम लोग को दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो मान लो हम लोग बॉटल बेच रहे हैं ना, तो लोगों का तो अपने नीड सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है? पैसा. तो पैसा से हम अपना भी तो इच्छा का सामान खरीद पाएंगे ना. तो हम भी अपना इच्छा क्या कर रहे हैं? उसके कारण पूरा कर रहे हैं. तो वही लिखा है, बिजनेस एक्टिविटीज सैटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ बिजनेसमैन. पब्लिक मतलब क्या हो गया? सोसाइटी, कस्टमर्स. बिजनेस एक्टिविटीज सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पब्लिक by making available goods and services. आज बिजनेसमैन लोगों का नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करेगा? उसको गुड्स एंड सर्विसेज देके, है ना. पब्लिक कैन बाय दीज गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो लोग अपना नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करता है? उन गुड्स को खरीद के, गुड्स या सर्विसेज को खरीद के. बिजनेस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन. तो बिजनेस क्या हो गया? एक जरिया हो गया जिसके कारण क्या कमाता है? वो पैसा कमाता है. बिजनेसमैन का जरिया क्या हो गया? बिजनेसमैन. सॉरी, बिजनेसमैन का जरिया है बिजनेस करना, है ना. एक्टिविटीज परफॉर्म करना. वो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है. With the help of this income, he can satisfy his needs as well as the needs of his family members. तो इस इनकम के हेल्प से क्या करता है? वो अपना भी नीड्स को पूरा करता है और अपने फैमिली मेंबर्स का भी नीड्स को पूरा करता है, राइट. तो बोलो थर्ड वाला पॉइंट क्या था अपना? बिजनेस एक्टिविटीज सैटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक
एंड ऑफ बिजनेसमैन। एक बार वापस बोलो, बिजनेस एक्टिविटीज सैटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ बिजनेसमैन। वाह कौशिकी, बोल रही हो साथ साथ में। सबसे पहला चीज बोलो, अपने पढ़ क्या रहे हैं, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन उसका कुछ रीजंस है। पहला रीजंस क्या था, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। दूसरा, बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स मतलब लिमिटेड, बहुत कम है। फिर थर्ड क्या है, business activities satisfy needs of the public and of businessmen। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अपना ये वाला टॉपिक भी हो गया। अब मेरे को तुम लोग बिना देखे बताएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हाँ। किसका? बिजनेस का। चलो, क्रिएशन साथ में सब, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। दूसरा, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स या फिर रेगुलर डीलिंग्स। फिर सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। फिर प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क नहीं, वो लास्ट वाला था। प्रॉफिट मोटिव, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर लास्ट वाला आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्ट एज वेल एज साइंस, है ना? ठीक है, तो मेरा बात सुनो, ये वाला यहां तक अपने कर लिए 2.4 तक। अब ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है तुम लोग का। अब क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो है, इसमें अपने देखेंगे चार चीज। एक देखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, एक देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं तो पढ़ाते ही क्यों। क्या लिखा हुआ है देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अपने कितना तरीके का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे? चार तरीके का। पहला क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। और फोर्थ, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये अपने को चारों तरीके का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। तो अगर अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में काफी टाइम लग जाएगा। देखो मिनिमम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। स्टार्ट करना है कि नहीं करना है? नहीं, ठीक है। आज तुम लोग का इको भी हो गया, हम समझ रहे हैं। आज अपने क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के संग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं।